नमस्कार, मैं हूं मदन जांगिड़। चैनल न्यूज़ 27 के जीवन दर्पण दिल की बात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में उपस्थित है प्रसिद्ध समाज सेवक, जाने माने भामाशाह, कुशल राजनीतिज्ञ, संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी परम सम्माननीय श्रीमान मानाराम जी ओढ़ाना सुथार। श्रीमान सुथार साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। आज की ये बात शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में और आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, वो आप हमें बताएं। जी बिल्कुल। हमारा परिवार पाकिस्तान से विस्थापित है। सन 1965 की जंग में हमारा परिवार पाकिस्तान से आकर ग्राम देदूसर में बसा और देदूसर में सन 1967 में मेरा जन्म हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी देदूसर में ही हुई। उस समय गांव में 5वीं तक की स्कूलें हुआ करती थी और मेरी बदकिस्मती समझो या कुछ भी कहो, मैं 5वीं भी पास नहीं कर सका, केवल तीसरी तक ही पढ़ पाया। कुछ परिवार की स्थितियां भी ऐसी थी, मजबूरियां भी थी, तो आगे बढ़ नहीं पाया और आगे जाकर के सन 1983 में मैं जोधपुर के लिए आया और हैंडीक्राफ्ट के काम में सांगाराम जी बरडुआ उस समय हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय करते थे, उनके पास मजदूरी करने और उन्हीं से ही सीखा हैंडीक्राफ्ट का। क्या बात है। आपके परिवार के बारे में बताएं कि परिवार, हम 5 भाई हैं और 3 बहनें हैं। भाइयों के नाम भी? बड़े भाई साहब अमोलक जी हैं, उसके बाद में सोमाराम जी, वो गांव में आज तक गांव में ही रहते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे मैं मानाराम, मेरे से छोटे 2 हैं, एक लूणाराम और एक सवाई राम, और 3 मेरी बहनें हैं। सबसे बड़ी जो ग्राम बेंडाणी में नागल परिवार में शादी हुई और उसके बाद दूसरे नंबर की सलून आपकी जाति के हैं और आपके गांव के ही हैं और आपके रिलेटिव है लीला राम जी, उनके साथ शादी हुई। और 3rd नंबर छोटी बहन है, वो बाड़मेर में बागमार पुन्ना राम जी के साथ शादी हुई। आपका स्वयं का परिवार, आपके परिवार? मेरा परिवार सन 1991 में मेरी शादी हुई, भद्रेचा परिवार घुमाने का तला, और मेरे 2 बच्चे हैं और 3 बच्चियां हैं। जी, क्या कर रहे हैं बच्चे? एक बच्ची की शादी हो गई गायत्री नगर में, दूसरी का रिश्ता कर रखा है आपकी ही कॉलोनी धिनाना की ढाणी में, और तीसरी का रिश्ता करना है। 2 बच्चे हैं, एक रेलवे में है लोको पायलट और दूसरा छोटे वाला अभी 10वीं में पढ़ाई कर रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मानाराम जी, आप हम देख पा रहे हैं कि ऐसी सामाजिक बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं। श्री विश्वकर्मा सुथार समाज सेवा समिति, श्री विश्वकर्मा समाज विकास संस्थान, श्री विश्वकर्मा वंशी सेना, और आपको लोग जो है भामाशाह के रूप में जानते हैं। और हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, कोई मंदिर हो या कोई ऐसे अनाथ आश्रम हो, कोई NGO हो, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मतलब भामाशाहों की सूची में आपका नाम जो शुमार है। तो निश्चित रूप से आप समाज सेवक हैं और सुथार समाज सेवा समिति के माध्यम से आप जो विधवा माताएं हैं उनकी पेंशन का काम आप कर रहे हैं, गरीब बच्चों की शिक्षा का आप काम कर रहे हैं। तो एक वहाँ से लगा करके, एक मानाराम से लगा करके एक समाज सेवक मानाराम तक का सफ़र जो है वो आपने कैसे तय किया और इस क्षेत्र में आप कैसे आए समाज सेवा के क्षेत्र में? देखो, एक जीवन एक संघर्ष है, संघर्षों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जैसे आपने संस्थाओं के बारे में बोला, तो एक 2018 में संस्था बनी श्री विश्वकर्मा सुथार समाज सेवा समिति। तो उस समय दौलत जी नागल आज हमारे बीच में नहीं है, उनका निधन हो गया। कैंसर की लंबी बीमारी के बीच में उनका इलाज संभव नहीं हुआ और उनका निधन हो गया। ये संस्था शुरू दौलत जी ने की थी और उन्होंने संस्था का गठन करते ही मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया। ये मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ
कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और संस्था का गठन होते ही फर्स्ट अध्यक्ष मुझे बनाया। और दूसरी बार 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो कार्यकारिणी के मेंबर है उन्होंने फिर से मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी, जो 2025 में ये पूरी होगी। और अभी उस सेवा समिति के नाम से किस प्रकार के सेवा प्रकल्प हैं, आप क्या क्या काम कर रहे हैं? जी, आज की तारीख में ये संस्था 34 विधवाओं को जिनका कोई कमाई का जरिया नहीं है उनको प्रति माह 1100 रुपये पेंशन के तौर पर उनकी आजीविका चलाने के लिए उनके अकाउंट में हर महीने 1100 रुपये भेजने का काम कर रही है। और 3 दिव्यांग जो जन्म से ही दिव्यांग है, तो वो उठ नहीं पाते, ना बोल पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ऐसे 3 दिव्यांगों को भी 1100 रुपये प्रति माह हम देने का काम कर रहे हैं। और 4 साल में हमने 4 ऐसी कन्याओं की शादी कराई है जिनके माता पिता नहीं थे या उनके पास कोई परिवार में शादी कराने के लिए कोई खर्चा वहन करने वाला नहीं था। ऐसे परिवारों की हमने कन्याओं का विवाह किया। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अभी अपनी आजीविका आप कैसे चला रहे हैं? और आपने जैसे बताया कि 83 में 83 में आप वहाँ से देदूसर से यहाँ जोधपुर शहर में आए और यहाँ आकर के आपने, जाहिर सी बात है, सुथार समाज से आप हैं और कहा है ना कि भाई अगर उस समय की 5वीं की पढ़ाई आज की 10वीं की पढ़ाई के बराबर है और सुथार अगर 5वीं पास है तो भी इंजीनियर के बराबर है। तो निश्चित रूप से आपने ये कार्य जो है हैंडीक्राफ्ट का ही किया होगा या कैसे आपने वो शुरू किया? तो यहाँ जोधपुर आकर के आपने सफ़र की शुरुआत कैसे की? जी बिल्कुल, मैंने 83 में सांगाराम जी बरड़ुआ के साथ काम किया। वो मेरे हैंडीक्राफ्ट में सांगाराम जी गरु हैं, उनके यहाँ ही मैंने काम सीखा। और फिर 3 साल उनके यहाँ काम करने के बाद एक रूम लेकर के, उसमें उस समय कारखाने नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे रूम लेकर के लेबर पे काम किया करते थे। तो सांगाराम जी का ही काम हम लेबर पे ला करके। क्या किस टाइप का काम था? उस समय खिलौने चलते थे, हाथी, घोड़े, बत्तख, ऊँट वगैरह वगैरह, ये जानवर जो छोटे खिलौनों के रूप में वे यही चला करते थे। उसमें हमने सांगाराम जी का 3 साल फिर काम किया लेबर पे। उसके बाद हमने धीरे धीरे जाके ठेकेदारी का काम किया, खुद का मटेरियल ला करके माल बनाना। सन 2000 तक हमने यही व्यवसाय हैंडीक्राफ्ट का किया। 17 वर्षों तक। 17 वर्षों तक। और उसके बाद सन 2000 में मैंने ये लाइन चेंज करी, प्रॉपर्टी के व्यवसाय में ये काम शुरू किया। आप अन्नू प्रॉपर्टी के प्रोप्राइटर हैं, तो वहाँ से हैंडीक्राफ्ट के काम में क्या आपको कोई ऐसी सफलता नहीं मिली या फिर आप एक सहज रूप से समाज सेवा कर सकें इस वजह से आपने इस क्षेत्र को चुना या इस काम को करने में आपका शौक था? देखो, हैंडीक्राफ्ट में मेहनत मजदूरी से वही हो पाता अपना जीवन यापन कर सकें, इसके आगे बचत वाला काम नहीं हो पा रहा था। तब हमने सोचा कुछ लाइन हट करके शुरू करें, देखो भगवान की मर्जी है, कुछ 2 पैसे कमा सकें। तो प्रॉपर्टी की लाइन में मेरे गुरु है गणपत सिंह जी पवार, जो उस समय महादेव प्रॉपर्टीज हाउसिंग बोर्ड में हुआ करती थी, वो मेरे प्रॉपर्टी के गुरु हैं। और उनकी दया से आज मैं प्रॉपर्टी में भी सक्षम हूँ, 2 पैसे भगवान की दया से मिल रहे हैं और आजीविका चला रहे हैं। प्रॉपर्टी का काम ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि इसमें ऐसे भूमाफिया लोग हैं या कई बार ऐसा देखते हैं कि एक प्लॉट जिसको 2 या 3 लोगों को बेच दिया गया, उसकी रजिस्ट्री 3 लोगों ने बना ली, ऐसे विवाद इस प्रॉपर्टी के विषय में रहते हैं। लेकिन आपने जो काम किया, कभी इस प्रकार का कभी दाग आपने लगने नहीं दिया अपने ऊपर। तो इस काम के क्या उसूल हैं और बाकी प्रॉपर्टी से जुड़े भी और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो मेरे प्रॉपर्टी के गुरु हैं गणपत सिंह जी, वो इन बारीकियों को बिल्कुल पहचानते हैं। उनके यहाँ से ही मैंने सीखा है पेपर कैसे चेक करना है और आगे इस प्लॉट की तह तक कैसे जाना है, वो पूरा समझ करने के बाद में ही हम आगे सौदा करते हैं, अन्यथा नहीं करते। अन्यथा आप नहीं करते। क्या संदेश क्या देना चाहेंगे जो आजकल के लोग, जैसे बताओ कि मारवाड़ी में कहते हैं कि जटे गटे पानी बतावे उठे आगे का कोई नहीं है। जी तो बहुत सारे सब्जी बाग दिखा करके प्लॉट बेचने के लिए या कोई फार्म हाउस वगैरह बेचने के लिए ऐसा कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये मास्टर प्लान है और ऐसे मतलब लोगों को बनाना, मतलब
तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी प्रॉपर्टी लेना चाहें तो एक्सपर्ट की राय लेकर के सोच समझ करके अपना इन्वेस्ट करें। अन्यथा आज के ज़माने में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो फंसाने में माहिर हैं। फंसाने में माहिर बहुत ज़्यादा इस प्रकार के लोग हैं जी। आप जैसे बहुत बिरले से लोग हैं जो इस क्षेत्र में हैं। और आपकी टोटल पढ़ाई जैसे आपने बताया कि वहाँ तीसरी तक ही आप पढ़े हैं या आगे कोई औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा आपने? जी बिल्कुल, मैं तीसरी तक ही पढ़ा ग्राम देदूसर में, उसके बाद जोधपुर आ गया। यहाँ हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होते हैं रैपिडेक्स, उससे कुछ सीखा और धीरे धीरे करके आज ऑफलाइन क्लास होती थी या किताबों से पढ़ते थे? नहीं, किताबों से, और कहीं टीचर के हमने नहीं पढ़ा, किताबें लेकर के उससे अपने मन से सीखा। मन से आप ये सीखे और आप समाज सेवा का काम जो कर रहे हैं, इस समाज सेवा के क्षेत्र में और आप जैसे सुथार समाज सेवा समिति के अध्यक्ष बने तो निश्चित रूप से उस दौरान आप में योग्यता थी इस पद को संभालने की। तो इस सेवा के क्षेत्र में किन से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे इनकी तरह काम करना चाहिए, या एक सेवा करने की जो प्रेरणा किसी घटना से मिली हो या किसी व्यक्ति विशेष से मिली हो, वो आप हमारे? नहीं, ऐसी है कि जो मजबूरियाँ अपने आप संघर्ष सिखाती है, तो ऐसी कई बार मजबूरियाँ आई, उन मजबूरियों ने मुझे मजबूत बना दिया और आज जहाँ भी मैं बात रखता हूँ अपनी मजबूती के साथ रखता हूँ और जो मजबूर होता है उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता हूँ। मजबूरियों से और मजबूतियों से बात ये ध्यान आई कि कई बार हमने ऐसा देखा है कि बाकी सारे लोग एक तरफ और मानाराम जी एक तरफ। कई बार आप विवादों में रहे हैं, कई बार ऐसे सुर्खियों में आप रहे हैं, और उनमें ऐसा क्या होता है कि क्या आप केवल सुर्खियों में आने के लिए ऐसा करते हैं या फिर मजबूत बात को उठाने के लिए आप ऐसा करते हैं या फिर सही बात करते हैं आप, या वो क्या रहता है थोड़ा? जी बिल्कुल, सच्चाई का साथ देना एक मेरा कर्तव्य है और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति का होना चाहिए। जहाँ सच्चाई को मरते देखता हूँ वहाँ मुझे अकेला ही सही लेकिन लड़ने की ठान लेता हूँ और वो मेरे में खूबी है। और कहते हैं कि और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में फिर आपके कई ऐसे लोग भी होंगे जो विरोधी होंगे, और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि इस समय यदि आपके कोई विरोधी नहीं है, आपके विरोध करने वाले यदि कोई नहीं है, इसका अर्थ ये है कि जिस जगह पे आपको बोलना था उस जगह पे आप चुप रहे हैं। तो ऐसा कोई मौका आप छोड़ते नहीं हैं जहाँ पे आप चुप रहें, यानी कि जहाँ बोलने की ज़रूरत होती है वहाँ बोलते हैं। शायद इस वजह से लोग आपसे नाराज़ या आपके विरोधी जाते हैं। नहीं, मैं सच के साथ खड़ा रहता हूँ और जहाँ कहीं बोलने का नंबर आता है तो सच के साथ खड़ा डट करके बोलता हूँ और ये मेरी खूबी है। और जहाँ तक आगे भी लड़ूंगा, सच्चाई के साथ मैं रहूँगा और जो अन्याय अत्याचार होता है उनके खिलाफ मैं लड़ूंगा, चाहे भले अकेला ही सही। धन्यवाद जी। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें एक दलीय व्यवस्था है, बहुत सारे राजनीतिक दल भारत में काम कर रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से सबसे पुरानी पार्टी तो है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये पार्टी थोड़ी कमज़ोर सी भी है, कांग्रेस पार्टी जी। जिसके आप लोनी ब्लॉक के माननीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और बहुत सारी पार्टियां हैं। तो आपने इस पार्टी को कैसे चुना? प्रत्यक्ष रूप से आप राजनीति में कैसे आए? देखो, ये सबसे पुरानी पार्टी है और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में इस पार्टी का अहम रोल है और मैं इस पार्टी के साथ इसलिए हूँ क्योंकि ये पार्टी ने जो देश के लिए काम किया है उस काम से मैं प्रभावित हूँ। आज तो कई पार्टियाँ हैं झूठ बोलने में माहिर है, लेकिन काम करने में जो महारत हासिल है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को पसंद किया और नीतियों पे चलने वाली पार्टी है और कांग्रेस ने आज तक जो भी कहा वो काम किया है, झूठे वादे नहीं किए। झूठे वादे नहीं किए। कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसे लीडर जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं? अशोक गहलोत मेरा फेमस लीडर है। अशोक गहलोत भी कॉलर पे एक भी दाग नहीं है, लंबी राजनीति की है, लेकिन इस दरमियान अशोक गहलोत पर लाछन कोई नहीं लगा सकता, इतनी साफ छवि वाले व्यक्ति हैं और ऐसे कई नेता हैं। क्या बात है। अशोक गहलोत जी को लोगों ने ऐसा कहा कि आप सही आदमी हैं, लेकिन पार्टी आपकी सही नहीं है।
आप भाजपा में आ जाएं या किसी और पार्टी में आ जाएं, तो आपको भाजपा पार्टी वाले या अन्य दलों ने आपको ऐसा नहीं कहा कि आप वो पार्टी छोड़ के हमारे साथ आ जाएं? जी, जाहिर सी बात है, लोग कहेंगे पार्टी बदलने के लिए, लेकिन मेरा उसूल है जिसका हाथ पकड़ा वो मरते दम तक छोड़ूंगा नहीं। पार्टी देखो आज कमजोर है, कल वापस स्ट्राइक होगी और ताकतवर बनेगी और देश की कमान संभालेगी, मुझे ये यकीन है। राजनीति में कई ऐसे लोग जो हैं राजनेता बनते हैं, कुप्रमुखता की तरह पैदा होते हैं और बरसाती मेंढक जिनको हम कह सकते हैं। जैसे चुनाव आए तो उन्होंने चुनाव से कुछ दिन पहले पार्टी को ज्वाइन किया और फिर टिकट लेने की बारी आई तो हो सकता है उनको नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए या निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो पार्टी के नहीं है, वो स्वार्थी लोग हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, पार्टी का हित नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा, भाई जो जिस पार्टी में आप हैं उसी में निडरता के साथ खड़े रहें, पार्टी का साथ दें। दल बदल वाली पार्टी में जो जाएंगे उनका भविष्य नहीं है। क्या बात है। और चुनौतियाँ निश्चित रूप से ये कार्य करते समय व्यक्ति में आती है उनके जीवन में, तो ऐसी कोई चुनौतीपूर्ण कहानी बताएं, कोई ऐसा वाकया बताएं। ऐसा है, मेरा जीवन है चुनौतियों से भरा। क्या बात। ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें मुझे चुनौती नहीं मिली। मेरा जीवन है चुनौतियों से भरा है। मैं इस चुनौतियों के बारे में आपसे बात करना चाहूँ तो मेरे ख्याल से आपने को 4-5 घंटे लगेंगे तो भी सुना नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरा जीवन है एक संघर्ष है और चुनौतियों से भरा है। और इस समय हमारे इस चैनल के माध्यम से ये लाइव 160 देशों में लोग इसे देख रहे हैं, तो जानना चाहते हैं हम ऐसे संघर्षशील व्यक्तित्व के बारे में कोई ऐसी कहानी जो हम सबको संदेश देती हो, जो कहानी एक चुनौतीपूर्ण कहानी या संघर्षशील कहानी कोई ऐसा कुछ बताएं आप हमारे दर्शकों को। जी कभी एक बिल्कुल। कठिन परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ा हो और उस परिस्थिति से आप कैसे निकले हो, कोई ऐसी बात हमारे को बताएं। जी बिल्कुल। सन 83 से लेकर के सन 1991 तक मेरा व्यवसाय ठीक चला और 91 के बाद से लेकर के 99 तक जो ये समय मेरे लिए बहुत ही कठिन रहा। इस दरमियान मैंने कई चुनौतियों का सामना किया और उस चुनौतियों का सामना करने के बाद मैं जाकर के कहीं सक्षम हुआ। मतलब सारे अपना देखा जाए तो एक वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से आप काफ़ी कमज़ोर रहे उस दौरान, जाहिर सी बात है, एकदम परिस्थितियाँ यही थी। समाज सेवा करते समय जैसे आप जा कर के ऐसी भी चीज़ें आई है कि आप विधवा माताओं को जाकर के पेंशन दे रहे हैं, उनके साथ में आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप यदि लोगों को ये चीज़ें बताएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा और ये सब जनसहयोग से ही आप काम कर रहे हैं। तो आपका तो शायद ये रहता होगा कि आप लोगों को बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं रहती। लोग इस प्रकार के कमेंट करते हैं कि ये उनको पेंशन देने की बजाय उन्हीं को जलील किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि भी इनको अभी नहीं दे रहे। तो इस प्रकार से कभी लोगों ने आपको इस बारे में कहा नहीं क्या? जी बिल्कुल कहा, लेकिन हम जो काम करेंगे उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। आज हम लोग जो हमारी टीम काम कर रही है वो हम चुपचाप किसी को बिना बताए करते रहेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। हम किसी को जलील करना नहीं चाहते। हमारा जो है वो एक विधवा का सहयोग करना है, किसी मजबूर का मजबूती के साथ सहयोग करना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को जलील करें। लेकिन आज जिन विधवाओं को हम लोग पेंशन दे रहे हैं उनका उस खर्चे से घर चल रहा है, उनसे जाके आप पूछ लो उनको जलील किया है कि उनको सम्मानित किया है। श्री विश्वकर्मा समाज विकास संस्थान जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले जो सुथार समाज के लोग हैं या 65 में, 47 में या 71 में वहाँ से जो विस्थापित हैं सिंध से, उन लोगों के हित का काम कर रही है और जोधपुर की वो सबसे पुरानी और बड़ी संस्था है। उसमें भी आप सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। तो उसमें हर 3 साल में अध्यक्ष भी उनके बदलते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे उस संस्था में प्रमुख रूप से कोई जिम्मेदारी मिले ताकि मैं उसको काम अच्छे से कर सकूँ, या क्या आप उनसे अपेक्षा रखते हैं?
देखिए, जो समाज का नेतृत्व करने के लिए समाज चुनता है। मैं आज कहूँ कि मुझे वहाँ नियुक्त होना चाहिए समाज के लीडर में, वो समाज अगर चाहेगा उसको बनाएगा। मैं समाज सेवा के लिए जो मुझे दिशा निर्देश देंगे मैं हाजिर रहूँगा। और आज भी मैं इस संस्था का सदस्य हूँ। जो मेरे से हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। और जो अपने हॉस्टल में 46 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, जो मेरे जो श्रद्धा भाव से मैं उनकी फीस भर रहा हूँ पिछले 3 साल से। मैं मेरे व्यक्तिगत कोई संस्था का पैसा नहीं है, मेरा निजी जो पैसा है वो मैं संस्था को दे रहा हूँ। उसी से वो 46 बच्चे उस हॉस्टल में रह रहे हैं। और हॉस्टल से ये ध्यान आया कि शुभ सवेरा एक संस्थान है जो अनाथ और निराश्रित बच्चों की शिक्षा में उनके पुनर्वास का काम करती है। और वहाँ भी आप अपना जन्मदिन मनाने के लिए आप वहाँ पहुँच जाते हैं, उन बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हैं। और बाहर जो झुग्गियों में बच्चे रहते हैं, जो कचरा फेंकते हैं, भीख मांगते हैं, एक ऐसा फ़ोटो भी हम दिखाएंगे दर्शकों को, जिसमें वो विद्यार्थी सभी हैप्पी बर्थडे माना राम जी के ऐसी स्लेट लेकर के खड़े हैं। लगभग 50-60 की संख्या में बच्चे अपना जन्मदिन आप वहाँ मनाने के लिए जाते हैं। आप वहाँ हॉस्टल में विद्यार्थियों के साथ अपना जन्मदिन जाकर के मनाते हैं। आप गौ सेवा करके अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ये चीज़ें देख रहे हैं। आप अन्य सेवाओं से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? देखो, मैंने 54वां मेरा जन्मदिन शुभ सवेरा संस्थान के जो बच्चे हैं अनाथ, उनके साथ मनाया। मेरे जीवन का सबसे बेस्ट दिन मैं गिनूंगा जन्मदिन तो वही था, क्योंकि मैंने उस गरीब बच्चों के साथ मेरा जन्मदिन मनाया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कांग्रेस पार्टी के आप वहाँ के ओबीसी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो इस पार्टी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, या निश्चित रूप से व्यक्ति पार्टी में आता है तो ये सोचता है कि मुझे विधानसभा का मैं सदस्य बनूं या कोई और मुझे पार्टी में जिम्मेदारी मिले? तो देखो, पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है लूणी ब्लॉक अध्यक्ष की, तो मैं बखूबी से निभा रहा हूँ और अपना संघर्ष कर रहा हूँ पार्टी के लिए। अब पार्टी ने जो भी आगे मुझे निर्देश दिए मैं उस पर खरा उतरूँगा। और आज कोई भी बगैर पार्टी के हम किसी की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए मेरे दिमाग में भी यही आया था। और ग्राम पाल में जो सरपंच है भल्लाराम जी, उन्होंने भी मेरे को जो जिम्मेदारी दी है उस पर मैं भल्लाराम जी के लिए बहुत ही खरा उतरूँगा। और जनता की सेवा के लिए आज मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान करे आगे भी जारी रहे। पार्टी में काम करते समय पार्टी एक व्यक्ति को बाहर से और भीतर से दोनों ओर से लड़ना पड़ता है। जी बिल्कुल। और टांग खिंचाई करने वाले भी लोग होते हैं और बाहरी सेवा का कार्य भी आपको करना होता है। तो इसमें कभी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, या कोई इस प्रकार के लोग रहे हो जिन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी टांग खींचने का प्रयास किया? जी बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है, हर पार्टी में होता है और हर कॉलोनी में होता है। ये तो होता ही है, हर पार्टी में होता है और मेरे साथ भी हुआ ही है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग? देखो, वो अपनी पार्टी में संघर्ष करें, मैं अपनी पार्टी में संघर्ष कर रहा हूँ। अपना ध्येय है जनता की सेवा करना। हम लोग जनता की सेवा करने के लिए आगे रहते हैं और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने संघर्षमय जीवन से आजकल के युवाओं को? युवाओं को संदेश यही देना चाहूँगा, अपनी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम करें और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और एक दूसरे की कटाक्ष न करें। जो अपना व्यवसाय है उसमें मस्त रहें और समाज सेवा जितना हो सके वो समाज सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर श्रीमान मानाराम जी सुथार साहब, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे इस न्यूज़ 27 के जीवन दर्शन दिल की बात प्रोग्राम में आप पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आपके जीवन की संघर्ष की कहानियाँ आपने हमारे को बताई। आपके जीवन से आने वाली पीढ़ी के युवा जो है निश्चित रूप से आपके जीवन से प्रेरणा लेंगे और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 27 चैनल का। अंत में मैं कुछ मजबूर पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। और कहते हैं कि मजबूरियों पर मत हंसो, मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता। मजबूरियों पर मत हंसो, मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता।
डरो वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को पता कर दिया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि देखो, हालांकि मुझे इतना वो नहीं है जिस प्रकार से आप ये शेर व शायरी करते हैं। कहते हैं कि ध्यान रखना कि लक चाहे बदले ना बदले, लेकिन वक्त ज़रूर बदलता है। जी, बिल्कुल। किस्मत बदले ना बदले अलग बात है, लेकिन इंसान का वक्त जो है वो ज़रूर बदलता है। और आपने अपने जीवन में इस प्रकार की बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और आज आप इस क्षेत्र में एक इस स्थान पर आकर के पहुँचे हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे, हम आपको बधाई देना चाहेंगे। कहते हैं कि मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, और ये आपसे ही सीखे हम कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है और सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है कि हौसला बतहार गिरकर भी मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि अकल कितनी भी बड़ी हो, बिना नसीब के जीत नहीं पाती। जो ज़्यादा अकल वाला है बिना अकल के यहाँ नौकरी भी करता है, लेकिन एक नसीब जो है वो सबसे तेज है। जिसका नसीब है वही अकल। धन्यवाद मदन जी आपका, आपके जो चैनल है न्यूज़ 27 खबर आज तक का धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे बुलाकर मान सम्मान के साथ जो मेरा इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सब